हेलो फ्रेंड्स, अधिगम का सेकंड पार्ट है ये। अधिगम के पिछले भाग में हमने पढ़ा था अधिगम के अर्थ, अधिगम की परिभाषा और अधिगम की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के पक्ष, प्रकार, विधियाँ और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं अधिगम के पक्ष। अधिगम के पक्ष जो हैं वो बहुत बड़े हैं। हम उस पर छोटे तौर पे चर्चा करते हैं अभी, जो हमें दिए हैं BS ब्लूम ने 1956 में। 3 पक्ष हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, संज्ञान जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है वो है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष जो क्रिया से, जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट होकर जुड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो हम कहते हैं बेटा 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन वो इससे नहीं सीखेगा। अगर हम उसे कहें कि तुम बाज़ार से 2 रुपये की टॉफ़ी लाए, कितनी मिली, और 2 रुपये की, फिर लाए कितनी मिली, तो अब फिर टोटल कितने रुपए की लाए, तो वो बच्चा उससे ज़्यादा सीखेगा कि पहले मैं 2 रुपये की लाया था, मैं दोबारा भी 2 रुपये की टॉफ़ी लाया, तो मैं कितने की लाया, मैं 4 रुपये की टॉफ़ी लेके आया। तो वो एक प्रैक्टिकल के तौर पे मनोगत्यात्मक, इसे कहते हैं मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। अब थर्ड है भावात्मक पक्ष। भावात्मक संवेगों से जुड़कर, जब हम किसी बच्चे के संवेग से, मस्तिष्क, उसके विचारों से, उससे जुड़कर, उसके संवेग कि वो क्या सीखना चाहता है और कैसे सीखना चाहता है, जब हम उसके भाव से जुड़ते हैं तो हम उसको शायद और अच्छे से सिखा पाते हैं। तो वो है हमारा भावात्मक पक्ष। अब आते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, पहले हम विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकार 3 प्रकार हैं, देख लीजिए। गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकल्पना अधिगम। पहले विधियाँ हैं: अनुकरण विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि और भूल विधि। प्रयत्न विधि हैं, और भी विधि हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं। विधि के बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। विधि भी इन प्रकार में ही आ जाएगी। तो प्रकार थोड़े बड़े हैं और समझने वाली चीज़ है, तो हम पहले प्रकार को पढ़ते हैं। गामक अधिगम। गामक अधिगम होता है हमारा शरीर से जुड़ा हुआ, मतलब शारीरिक क्रिया या शरीर से जुड़ा हुआ जो अधिगम होता है वो गामक अधिगम होता है। प्रतिबोध, जिसमें हमें किसी चीज़ का पहले से बोध हो। और संकल्पना, हम किसी कल्पनाओं के आधार पर जो अधिगम करते हैं वो। चलिए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। गामक अधिगम। गामक अधिगम शारीरिक अधिगम या शरीरी क्रिया जो होती है हमारी, वो होता है हमारा गामक अधिगम। और गामक अधिगम अनुकरण विधि से होता है। छोटे बच्चों में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं शेषावस्था, उन बच्चों में होता है अनुकरण विधि से ही होता है। ये 2015 रिट के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है सवाल कि गामक अधिगम किस विधि से होता है, तो वो अनुकरण विधि से ही होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे सीखते हैं। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, अपनी अनुकरण से ही सीखते हैं, वो और किसी विधि से नहीं सीखते। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मा को बोलते हुए देखते हैं, पापा को बोलते हुए देखते हैं। आप उनको किसी चीज़ को बोलना सिखाओ तो मम्मा मम्मा बोलेंगे, पापा पापा। आप अगर अच्छी बात सिखाओगे तो अच्छा बोलेंगे, गलत सिखाओगे तो गलत ही बोलेंगे, वो सही नहीं बोलेंगे। तो वो है अनुकरण, वो अनुकरण कर रहे हैं आपका। और गामक सारी क्रियाएं वो शरीर पे करते हैं, शरीर के द्वारा करते हैं। मतलब अगर आप उनको कुछ भी दोगे तो वो हाथ में लेंगे, उसको इधर उधर घुमा के देखेंगे, मुंह में डालेंगे। ठीक है, टॉयज़ दो या कोई भी चीज़ दो तो वो सीधा उनके मुंह में जाएगी या हाथ में जाएगी, इधर से उधर तोड़ी मरोड़ी जाएगी। तो वो है उनकी शारीरिक क्रिया। तो ये सब आता है हमारा गामक अधिगम में। गामक अधिगम में ये ध्यान रखने वाली बात है कि शेषावस्था में ही गामक अधिगम होता है और अनुकरण विधि से ही होता है। अब सेकंड आता है हमारा प्रतिबोधात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम को हम संप्रत्यय अधिगम भी कहते हैं। संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। और इस विधि में उसमें क्या होता है कि हमें पहले से ही बोध होता है, किसी चीज़ का पहले से ही बोध होता है। हमारे मस्तिष्क में उसका एक बिंब होता है कि, या मस्तिष्क में बनने वाला बिंब।
अगर देख लीजिए, हमने किसी चीज़ के बारे में बात की, जैसे हमने बच्चों से हाथी के बारे में बात की, हमने बच्चों को पहले बता रखा है बेटा हाथी कैसा होता है। हाथी एक बड़ा जानवर है और हाथी की एक सूंड होती है बड़ी सी, हाथी के 2 दांत होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पीछे पूँछ होती है। ठीक है, तो बच्चे को पता है कि हाथी कैसा होता है। बच्चे ने एक दिमाग में एक बिंब बना रखा है, तो वो उसे संप्रत्यय पता है, पहले से बोध है। तो वो क्या है, हमारा संप्रत्यय अधिगम है। उसे पहले से बोध है कि हाथी कैसा होता है, हाथी एक जानवर है और वह बड़ा है। तो ये जो संप्रत्यय बोधात्मक अधिगम होता है, ये बाल्यावस्था में होता है और ये भूल और प्रयत्न विधि पर आधारित होता है। भूल और प्रयत्न, बच्चा सीखता है अब भूल से और प्रयत्न से। पहले वो भूल करता है, अगर कोई चीज़ दो, आप उसे कोई सवाल देते हो, वो उसको गलत करता है और हम उसी सवाल को दोबारा से दें घुमा के उसे, तो वो उस सवाल को सही करता है, कोशिश करता है उसे दोबारा से करने की कि ये मैंने गलत किया, मैंने गलत कर दिया था, अब मैं इसे सही करने की कोशिश करता हूँ। तो वो अपने भूल से प्रयत्न करने से सीख रहा है। संकल्पनात्मक अधिगम, ये हमारा 3rd पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कल्पना अधिगम। जो मस्तिष्क में आने वाली कल्पनाओं पर आधारित होता है, वो है हमारा अधिगम कल्पना अधिगम। कल्पना को ही अधिगम में संकल्पनात्मक अधिगम कह देते हैं। विषय वस्तु पर हम कोई कल्पना करने लगते हैं। कोई भी विषय वस्तु होती है हमारी, बच्चा कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, उस पर अपने मस्तिष्क में नए नए विचार, नई नई कल्पना लाने लगता है, तो वो क्या होती है, हमारा संकल्पनात्मक अधिगम। और ये सूझ विधि पर आधारित है और ये किशोरावस्था में होता है, ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में आए तो। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले हमारे 2 कारक हैं, एक व्यक्तिगत कारक है और एक वातावरण संबंधी कारक है। व्यक्तिगत कारक जो शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं, वातावरण कारक बहुत सारे लोगों से संबंधित होते हैं, जो शिक्षक से संबंधित होते हैं, पाठ्य वस्तु से संबंधित होते हैं और हमारे अधिगम व्यवस्था से संबंधित होते हैं, सीखने की व्यवस्था से संबंधित होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम व्यक्तिगत कारक पढ़ते हैं। व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल होते हैं, जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं या बच्चों की प्रॉब्लम का सल्यूशन भी करते हैं, बहुत पर्सनल, जो हम पर डिपेंड करते हैं। जैसे बच्चा एक शिक्षार्थी, व्यक्तिगत कारक तो शिक्षार्थी से संबंधित कारक, ये व्यक्तिगत कारक में आ जाएंगे। एक शिक्षार्थी से संबंधित कारक सबसे पहले है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर बच्चे को अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ही नहीं होगी तो वो पढ़ेगा ही नहीं। मोटिवेट होना उसका ज़रूरी है कि वो पढ़े कि उसे कुछ करना है, उसे पढ़ना है। सेकंड है शिक्षार्थी की आयु, एज, बच्चे की आयु कितनी है कि वो भी डिपेंड करती है सीखने पे। अब आप छोटे बच्चे को, 1st क्लास के बच्चे को 5th क्लास का कोर्स पढ़ाने लगो तो वो सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो 1st क्लास का बच्चा 1st क्लास का ही कोर्स सीखेगा। परिपक्वता, मैच्योरिटी बच्चे की कि वो कितना मैच्योर है, क्या आप उसे पढ़ा रहे हो, क्या वो उसके पढ़ने लायक चीज़ है या नहीं। बुद्धि उसकी, कि उसकी बुद्धि कितनी है, कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी वीक बुद्धि के होते हैं तो वो नहीं सीख पाते। तो उसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, उसकी कितनी स्किल है, वो अगर किसी चीज़ को सीख रहा है तो किस स्किल से सीख रहा है, क्या वो उसको सीख पा रहा है या नहीं, उसमें उस चीज़ को सीखने की स्किल है या नहीं। देखिए, बच्चे सीखते, सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण ले रही हूँ मैं, सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे उस एक स्किल से सीख पाएँ कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके। केवल हज़ारों में एक बच्चा होता है कि वो अपनी अभिक्षमता से बढ़कर सीखता है, तो वो है हमारी स्किल, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता मतलब स्किल और अच्छे से सीखता है। थकान, बच्चे को थकान तो नहीं है, थकान भी प्रभावित करती है। अगर बच्चा बीमार होगा, थका हुआ होगा तो वो नहीं सीख पाएगा।
तभी तो हम कहते हैं जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं मम्मी पापा हमें कहते हैं ठीक रहना, नहाना वहाना नहीं, इधर उधर नहीं जाना, अच्छे से पढ़ो। तो थकान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का शारीरिक मेंटल वो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ भी हमारा अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चे का इंटरेस्ट, अगर बच्चे में रुचि है सीखने की तो वो सीखेगा, अगर नहीं है उसकी रुचि सीखने की तो वो नहीं सीख पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, थोड़ा बहुत सीख जाएगा, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ है कि उसको सीखना है वो नहीं सीख पाएगा। विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा, बच्चे में सीखने की कितनी इच्छा है, एक रुचि की तरह है ये कि अगर रुचि है बच्चे में सीखने की तो बच्चा सीख रहा है, तो सीखने की इच्छा, उसमें उसमें इच्छा भी होनी चाहिए अंदर से रुचि के साथ। और एटीट्यूड, अभिव्यक्ति, उसमें एटीट्यूड भी होना चाहिए कि मुझे हाँ सीख कर मुझे क्या करना है, उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे सीख कर कुछ करना है। एटीट्यूड उसने अपने माइंड में सेट कर रखा है, तो वो है हमारा एटीट्यूड, अभिवृत्ति। ये हमारे व्यक्तिगत कारक हैं। अब आते हैं हम वातावरण संबंधी इन्वायरमेंटल कारक पे, जो है हमारे शिक्षक से संबंधित कारक। फर्स्ट है इसमें शिक्षक से संबंधित कारक। फर्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। देखिए शिक्षक से संबंधित कारक है तो शिक्षक पे ही डिपेंड करते हैं ये। शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, उसमें टीएलएम का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं सीखेंगे। सेकंड है विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। देखा गया होगा आपने कि लोग विज़िट पे जाते हैं मिनिस्टर वगैरह स्कूल्स में, और टीचर्स से पूछते हैं कुछ, उन टीचर्स को जो वो पढ़ा रहे हैं उसकी नॉलेज नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि टीचर को अपने विषय का ज्ञान हो कि वो क्या पढ़ा रहा है और उस चीज़ में वो दक्ष हो। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, वह बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कि टीचर्स क्या होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, जो थोड़े वीक होते हैं पढ़ाई में उनके साथ अच्छा नहीं करते। तो टीचर का व्यवहार बहुत डिपेंड करता है एक बच्चे की प्रोग्रेस पे। अगर वो जो वीक वाला बच्चा है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा तो शायद वो भी और अच्छे से सीख पाएगा। शिक्षण की विधियाँ, थर्ड है शिक्षण की विधियाँ, कि वह कौन सी विधि से, कौन से मेथड से पढ़ा रहा है, बच्चों को पुनर्वलित कर रहा है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहा है या नहीं। तो वो चीज़ भी डिपेंड करती हैं। अब आता है पर्यावरण संबंधी कारक में सेकंड आता है हमारा पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड। फर्स्ट है विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। विषय वस्तु जो वो विषय वस्तु है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है और क्या वो उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जल के बारे में, उस चैप्टर का क्या उद्देश्य है कि हमें जल की विशेषता, जल के बारे में टोटल अर्थ हर एक चीज़ बताना। अगर वो चैप्टर उस उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहा है तो क्या वो सही है। उस उद्देश्य को पूरा कर पाए, उद्देश्य पे पूर्ण हो, तो वह हमारा विषय वस्तु की उद्देश्य की पूर्णता। सेकंड है पाठ्यक्रम की संरचना एवं प्रकृति। पाठ्यक्रम की संरचना कैसी है, पाठ्यक्रम की बनावट कैसी है, प्रकृति कैसी है उसकी, मतलब बच्चों के हिसाब से है या नहीं है। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हो और आप उसकी प्रकृति मतलब संरचना उसका उसमें कंटेंट डाल रहे हो सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे के, तो वो कैसे समझ पाएगा। छोटा बच्चा है तो छोटा फर्स्ट क्लास के ही हिसाब से उसमें उसकी संरचना हो। थर्ड पॉइंट है विषय वस्तु का आकार, क्रम, आकार और मात्रा। विषय वस्तु का आकार मतलब सीक्वेंस सिंपल से हार्ड की तरफ से जाए, इजी से हार्ड जाए, हार्ड से इजी ना जाए। आकार ज़्यादा तो नहीं है। मात्रा, बच्चों को आप कितनी मात्रा में कितना कितना करा रहे हो। फोर्थ है अभ्यास का उचित विभाजन। अभ्यास का उचित विभाजन मतलब आप ने
इन बच्चों को जो अभ्यास करा रहे हो वो लगातार करा रहे हो या थोड़ा थोड़ा विभाजित करके करा रहे हो, जो उनको समझ में आए, अच्छे से आए। अब मान लीजिए आपके 4 चैप्टर हैं, हाँ, आप 4 चैप्टर का आपको अभ्यास करानी है तो आप 2 दिन एक चैप्टर की कराएंगे, 2 दिन एक चैप्टर की, 2 दिन एक चैप्टर की, 2 दिन एक चैप्टर की, या आप एक ही दिन में चारों चैप्टर की करा देंगे। हाँ, ऐसा भी ना हो कि उचित विभाजन हो उनका कि 2 चैप्टर आज, जिससे बच्चों पर बर्डन भी ना पड़े और बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। एंड थर्ड है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। ये भी वातावरण कारक में ही आते हैं, क्योंकि ये वातावरण को अधिगम में वातावरण का बहुत महत्व है। अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। अधिगम व्यवस्था में संबंधित कारक तो फर्स्ट है कक्षा में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था। कक्ष में छात्रों के बैठने की कैसी व्यवस्था है, या कमरे में लाइट की व्यवस्था है या नहीं है। आप किसी अंधेरे से कमरे में बैठा दो बच्चे को, जहाँ ना सांस आ रही है बच्चे को, ना लाइट की व्यवस्था है, ना बैठने का कोई क्रम है, तो वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। तो एक व्यवस्थित कक्ष होगा तो बच्चा और अच्छे से पढ़ पाएगा, और वो होगी समुचित व्यवस्था। सेकंड है विद्यालय व परिवार का वातावरण। बच्चे को परिवार, पहली बात तो परिवार का वातावरण अच्छा मिले, पढ़ाई वाला वातावरण मिले कि बच्चा पढ़ पाए। फिर सेकंड विद्यालय का, कि विद्यालय में आप जा रहे हो डरा हुआ बच्चा ना हो, विद्यालय में डर या गुस्सा या कोई निगेटिविटी वाला वो ना हो, क्लासेस ना हो। तो वो है हमारा विद्यालय में परिवार का वातावरण। आपने देखा होगा कि बच्चे कमज़ोर होते हैं तो सब लोग कहते हैं ये नहीं पढ़ पाएगा, ये नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ, तो वो ज़रूरी है कि बच्चे को डिमोटिवेट नहीं किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि कोई बात नहीं, तुम वीक हो, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो। तो वो कोशिश करेगा और अच्छा पढ़ने का, यही विद्यालय में होता है। थर्ड है हमारा कमरों में रोशनी और हवा का प्रबंध हो, अच्छे से रोशनी आए, हवा आए, जिससे बच्चा शांति के साथ बैठ के पढ़ सके। फोर्थ है उपकरण एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था। प्रैक्टिकल, जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ बच्चों के लिए उपकरण और प्रयोगशाला होना भी ज़रूरी है। आप ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री लैब है, आपको कुछ सिखाना है और आप वो ओरली सिखा देंगे। उसके लिए उपकरण होना भी ज़रूरी है और प्रयोगशाला भी होनी ज़रूरी है। और ये हमारा था अधिगम का वातावरण संबंधी कारक, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।